साहब, गरीब के घर की आग सिर्फ झोपड़ी नहीं जलाती, परसों का भरोसा भी लेती। शेर और चींटी में दोस्ती नहीं होती आदित्य। अपनी औकात पहचानो, वरना कुचले जाओगे। महल की ऊंचाई नीचे दबे पसीने को भूल जाती है। उसी पसीने का हिसाब करने आया हूं। दवा खैरात में दी जाती है साहब, मेहनत का हक नहीं। ये आप लीजिए, इससे फरमान। आज रास्ता नफरत नहीं, जिद तय करेगी। या ये दीदार गिरेगा। बलिया की मिट्टी बागी है बेटा, यहां झुकना नहीं, सिर्फ लड़ना सिखाया जाता है बेटा। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, जिसे इतिहास के पन्नों में बागी बलिया के नाम से जाना जाता है, अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू और गंगा के विशाल कछारों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही तेवर है। लेकिन इसी जिले के शहर से कुछ दूर, जहाँ विकास की रोशनी पहुँचते पहुँचते धुंधली हो जाती है, एक तंग बस्ती बसी थी। इस बस्ती की गलियां इतनी संकरी थीं कि दो लोग एक साथ ठीक से गुजर न सकें। कूड़े के ढेर, कीचड़ से भरी नालियां और गरीबी की बदबू यहाँ के वातावरण का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। इसी बस्ती के आखिरी छोर पर एक छोटा सा कच्चा मकान था। उस मकान की छत खपरेल की थी, जो भारी बारिश में जगह जगह से टपकती थी। दीवारों पर किया गया मिट्टी का लेप सूख कर पपड़ियों की तरह गिर रहा था। इसी घर की चार दीवारी के भीतर रहती थी सोनम। सोनम की उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, लेकिन वक्त की मार ने उसके चेहरे से लड़कपन छीनकर असमय परिपक्वता भर दी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक गहरा सूनापन था, वो सूनापन जो अक्सर उन बच्चों की आंखों में मिलता है जिन्हें खिलौनों के बजाय जिम्मेदारियां थमा दी जाती हैं। उस रात बलिया की उमस भरी गर्मी में घर के भीतर सन्नाटा पसरा था। कमरे के कोने में रखे एक पुराने मिट्टी के तेल के दिए की लौ रह रहकर फड़फड़ा रही थी, मानो वो भी गरीबी से लड़ते लड़ते थक गई हो। इस सन्नाटे को बीच बीच में उसके पिता महेश की सूखी और दर्दनाक खांसी तोड़ देती थी। महेश पिछले कई सालों से मजदूरी कर रहे थे। कभी सिर पर ईंटें ढोईं तो कभी तपती धूप में सड़कों पर गिट्टियां कुटी, लेकिन अब उनका ये जर्जर शरीर जवाब देने लगा था। पिछले 3 दिनों से उन्हें इतना तेज बुखार था कि उनका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। सोनम रात भर सो नहीं पाई थी। वो एक फटे हुए सूती कपड़े को कटोरे के ठंडे पानी में भिगोती और फिर उसे अपने पिता के तपते माथे पर रख देती। महेश बीच बीच में कराहते हुए कहते, बेटी तू सो जा, सुबह काम पर भी तो देखना है। लेकिन सोनम कैसे सोती? घर में राशन का डिब्बा खाली पड़ा था और दवा की आखिरी शीशी भी कल खत्म हो चुकी थी। उसके पास एक धेला भी नहीं बचा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, सोनम की चिंता बढ़ती गई। उसे डर था कि अगर कल सुबह तक दवा और भोजन का इंतजाम नहीं हुआ तो शायद उसके पिता की हालत और बिगड़ जाएगी। सुबह की पहली किरण के साथ ही सोनम ने एक कठोर निर्णय लिया। वो जानती थी कि उसके पिता ने पिछले हफ्ते शहर के बाहरी इलाके में बन रही एक नई फैक्ट्री में मजदूरी की थी। काम पूरा होने के बाद भी ठेकेदार ने कुछ पैसे रोक लिए थे। वो मजदूरी ही अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। सोनम उठी, अपनी फटी हुई चप्पलें पहनी जिनका तलवा घिसकर कागज जैसा पतला हो गया था। उसने अपना पुराना सूती दुपट्टा लिया, उससे अपना चेहरा और सिर ढाका और संदूक के नीचे दबी उस पुरानी दवा की पर्ची को निकालकर अपनी मुट्ठी में कस लिया। जब वो घर से निकली तो सूरज अपनी पूरी ताकत के साथ चमक रहा था। बलिया की सड़कों पर उड़ती धूल और शोर शराबा उसके मानसिक तनाव को और बढ़ा रहा था। रास्ते भर उसके मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। क्या वे पैसे देंगे? अगर ठेकेदार ने पहचानने से मना कर दिया तो? अगर उन्होंने मुझे वहां से भगा दिया तो? उसने कभी किसी अजनबी के सामने हाथ नहीं फैलाए थे, लेकिन आज सवाल उसके पिता के जीवन का था। स्वाभिमान और विवशता के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। करीब 30 मिनट पैदल चलने के बाद वो उस निर्माणाधीन फैक्ट्री के विशाल लोहे के गेट के सामने पहुंची। चारों तरफ निर्माण कार्य का कोलाहल था। सीमेंट की धूल हवा में तैर रही थी, जिसे सांस लेना भी मुश्किल था। कहीं लोहे के सरिये काटे जा रहे थे तो कहीं कंक्रीट मिक्सर मशीन घररा रही थी। मजदूरों की फौज अपने अपने काम में व्यस्त थी। सोनम एक किनारे खड़ी होकर ये सब अचंभे और घबराहट के साथ देख रही थी। वो ऐसी जगह पहली बार आई थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो।
तभी उसकी नज़र एक युवक पर पड़ी जो मजदूरों के बीच खड़ा कुछ समझा रहा था। वो युवक साधारण लेकिन बेहद शालीन लग रहा था। उसने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी थी जो धूल भरी इस जगह पर भी चमक रही थी। उसके हाथ में एक मोटा सा रजिस्टर और एक कलम थी। वो हर मजदूर की बात ध्यान से सुन रहा था और बीच बीच में निर्देश दे रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जिम्मेदारी का भाव था। वो आदित्य था, उस फैक्ट्री के मालिक विक्रम सिंह का इकलौता बेटा। आदित्य ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपने पिता के व्यवसाय को संभालने की कोशिश कर रहा था। सोनम ने अपनी घबराहट को काबू में किया। उसने भगवान का नाम लिया और धीरे धीरे आदित्य की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो करीब जा रही थी, उसके पैर भारी हो रहे थे। उसे लगा जैसे सब उसे ही देख रहे हैं। जब वो आदित्य के ठीक पीछे पहुंची तो उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने एक बार गहरी सांस ली और कांपते हुए स्वर में कहा, नमस्ते साहब। आदित्य ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे। उसके चेहरे पर जो संकोच और डर था, उसने आदित्य का ध्यान तुरंत खींच लिया। आदित्य ने देखा कि उस लड़की की आंखों में एक गजब का आत्मसम्मान है जो उसे झुकने से रोक रहा था। जी कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या आप यहाँ काम ढूंढने आई हैं? आदित्य ने बहुत ही शालीनता और विनम्रता से पूछा। सोनम ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं। उसके हाथ में मौजूद दवा की पर्ची पसीने से गीली हो रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब, मैं महेश की बेटी हूँ। मेरे पिताजी पिछले हफ्ते यहाँ मजदूरी कर रहे थे। उन्हें अचानक तेज बुखार आ गया है। 3 दिन से घर पर पड़े हैं। उनकी कुछ मजदूरी बाकी थी। अगर वो पैसे मिल जाते तो मैं उनके लिए दवा ले आती। आदित्य को तुरंत वो घटना याद आई जो 2 दिन पहले हुई थी। उसके पिता विक्रम सिंह, जो एक बेहद सख्त और कड़क मिजाज इंसान थे, उन्होंने एक बुजुर्ग मजदूर को काम की धीमी गति के कारण सबके सामने बहुत बुरी तरह डांटा था और बिना पूरा हिसाब किए काम से निकाल दिया था। वो बुजुर्ग मजदूर कोई और नहीं, महेश ही थे। आदित्य को उस समय भी बुरा लगा था, लेकिन वो अपने पिता के सामने बोल नहीं पाया था। आज उसकी बेटी को सामने देखकर आदित्य के मन में अपराध बोध की लहर दौड़ गई। आदित्य ने अपना रजिस्टर बंद किया और अपनी जेब टटोली। महेश जी? हाँ, मुझे याद है, वे बहुत मेहनती थे, आदित्य ने कहा। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसने अपना बटुआ गाड़ी में ही छोड़ दिया है और उसके पास उस वक्त नकद पैसे नहीं है। देखो बहन, अभी मेरे पास नकद पैसे यहाँ नहीं है। पिताजी शाम को हिसाब करने आएंगे, तभी मैं कैश ले पाऊंगा, आदित्य ने ईमानदारी से बताया। ये सुनते ही सोनम के चेहरे का बचा खुचा रंग भी उड़ गया। उसे लगा जैसे उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसकी आंखों के सामने अपने पिता का तपता चेहरा और वे खाली बर्तन घूमने लगे। उसकी आंखों में आंसू भर आए जो पलकों के किनारे तक आकर रुक गए। उसने बिना कुछ कहे धीरे से वो मुड़ी तुड़ी दवा की पर्ची आदित्य की तरफ बढ़ा दी। साहब, पैसे नहीं तो कोई बात नहीं, पर ये पर्ची देख लीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि दवा आज ही शुरू करनी होगी, वरना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। मैं झूठ नहीं बोल रही साहब, पिताजी की हालत बहुत खराब है। सोनम की आवाज में जो करुणा और विवशता थी, उसने आदित्य के दिल को झकझोर कर रख दिया। आदित्य ने जब उस पर्ची को अपने हाथ में लिया तो उसे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक बेटी का अपने पिता के प्रति अगाध प्रेम और उसकी आखिरी पुकार है। उसने देखा कि पर्ची पर लिखी दवाइयाँ काफी महंगी थीं। उसे एहसास हुआ कि एक मजदूर के लिए ये खर्च उठाना पहाड़ चढ़ने जैसा है। आदित्य ने सोनम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आप घबराइए मत, आप अपना पता मुझे बताइए। आप घर जाइए और अपने पिता का ध्यान रखिए। मैं वादा करता हूँ शाम होने से पहले मैं खुद दवाइयाँ लेकर आपके घर पहुँच जाऊंगा। सोनम को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सच में साहब, आप सच में आ जाएंगे? आदित्य ने एक आश्वस्त करने वाली मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, अब आप देर मत कीजिए, जल्दी घर जाइए। सोनम ने श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे धन्यवाद दिया और भारी मन से लेकिन एक नई उम्मीद लेकर वापस मुड़ गई। आदित्य उसे तब तक देखता रहा जब तक वो धूल भरे रास्ते में ओझल नहीं हो गई। उस दोपहर आदित्य का मन काम में नहीं लगा। उसे रह रहकर वो छोटी सी पर्ची और सोनम की वो फटी चप्पलें याद आती रहीं। उसने सोचा कि दुनिया में कितनी विषमता है। एक तरफ उसके पास हर सुख सुविधा है और दूसरी तरफ कोई अपने पिता की दवा के लिए दर दर भटक रहा है। शाम होते ही आदित्य ने सबसे पहले शहर के सबसे बड़े मेडिकल स्टोर का रुख किया। उसने सिर्फ पर्ची पर लिखी दवाइयां ही नहीं ली, बल्कि अपनी तरफ से कुछ ताकत के सिरप, ORS के पैकेट और ताजे फल भी खरीदे। उसने वो पता निकाला जो फैक्ट्री के पुराने रिकॉर्ड में महेश के नाम के आगे लिखा था।
जैसे जैसे वो उस बस्ती की ओर बढ़ रहा था, सड़कें गायब होती गईं और उनकी जगह पथरीले कीचड़ भरे रास्तों ने ले ली। जब आदित्य ने उस छोटे से कच्चे मकान के बाहर अपनी गाड़ी रोकी तो पूरी बस्ती के लोग जमा हो गए। उनके लिए ये अजूबा था कि कोई बड़ा साहब उनकी गली में आया है। आदित्य ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। सोनम ने दरवाजा खोला और आदित्य को सामने देखकर उसकी आंखों में जो चमक आई वो किसी कीमती हीरे से भी ज्यादा उज्जवल थी। आप सच में आ गए साहब, आइए अंदर आइए, सोनम ने संकोच और आदर के साथ कहा। जैसे ही आदित्य कमरे के भीतर गया वो स्तब्ध रह गया। कमरे में रोशनी के नाम पर एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। फर्श पर एक पुरानी दरी बिछी थी और सामने चारपाई पर महेश लेटे थे। उनकी आंखें धसी हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। कमरे के कोने में कुछ पुराने एल्यूमिनियम के बर्तन रखे थे। आदित्य ने दवाइयों का थैला सोनम को दिया और खुद महेश के पास बैठ गया। महेश ने अपनी कमजोर आंखों से आदित्य को देखा और उठने की कोशिश की। मालिक, आप यहाँ? आदित्य ने तुरंत उनके कंधे पकड़कर उन्हें वापस लिटा दिया। अंकल, आप लेटे रहिए, मैं मालिक नहीं, आपका बेटा जैसा हूँ। आपकी मजदूरी के पैसे और ये कुछ दवाइयाँ हैं, आपको जल्दी ठीक होना है। आदित्य ने अपनी जेब से 1500 रुपए निकाले और महेश के हाथ में रख दिए। महेश ने कांपते हाथों से पैसे देखे और तुरंत वापस करने लगे। नहीं बेटा, मेरी मजदूरी तो सिर्फ 400 रुपए बाकी थी, ये ज्यादा है। हम गरीब जरूर हैं पर मुफ्त का पैसा नहीं लेते। आदित्य दंग रह गया। इस भयानक अभाव में भी ऐसा स्वाभिमान। आदित्य ने महेश का हाथ अपनी हथेलियों में बंद करते हुए कहा, अंकल, ये मुफ्त का नहीं है, ये आपके इलाज के लिए एक छोटे भाई या बेटे की तरफ से मदद है। जब आप ठीक हो जाएंगे तो फैक्ट्री आकर काम पूरा कर दीजिएगा, तब हिसाब बराबर हो जाएगा। महेश की आंखों से आंसू बहने लगे। सोनम चुपचाप कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आदित्य के प्रति एक ऐसा सम्मान जन्म ले रहा था जिसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। उस रात जब आदित्य अपने आलीशान बंगले पर वापस लौटा तो उसे अपनी मखमली चादरें भी चुभ रही थी। उसने आज जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा था कि असली इंसानियत महलों में उन कच्चे मकानों में बसती है जहां अभावों के बीच भी स्वाभिमान जिंदा रहता है। उसे पता नहीं था कि ये हमदर्दी उसके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहां उसे अपने ही पिता की नफरत और समाज की दीवारों का सामना करना पड़ेगा। आदित्य उस रात अपने घर के विशाल सफेद संगमरमर से बने बरामदे में अकेला बैठा था। बलिया की ठंडी रात की हवाएं गंगा के किनारों से टकराकर आ रही थी, लेकिन वे भी उसके मन के भीतर लगी आग को शांत करने में नाकाम थी। उसके सामने उसके आलीशान बगीचे में महंगे फव्वारे संगीत की लय पर नाच रहे थे। विदेशी फूलों की खुशबू वातावरण में घुली थी, लेकिन आदित्य की बंद आंखों के पीछे कुछ और ही चल रहा था। उसे बार बार उस कच्चे मकान का वो कोना याद आ रहा था जहां छत से मिट्टी झड़ रही थी और जहां एक कप चाय का इंतजाम करना भी किसी उत्सव जैसा कठिन था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार गरीबी को इतने करीब से देखा था, इतने करीब से कि वो उसकी आंखों की नमी को महसूस कर सकता था। उसे सोनम की वो छवि रह रह का कचोट रही थी। वे फटी हुई पुरानी चप्पलें, वो धूल भरा दुपट्टा, लेकिन उन सब के बावजूद उसकी चाल में जो एक अजीब सी गरिमा और स्वाभिमान था, उसने आदित्य को भीतर तक झकझोर दिया था। उसने सोचा कि हम जिन सुख सुविधाओं को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं, उनके लिए समाज का एक हिस्सा अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण ने फैक्ट्री की अधूरी दीवारों को छुआ तो आदित्य वहां एक नए संकल्प के साथ पहुंचा। उसका नजरिया बदल चुका था। वो अब केवल विक्रम सिंह का बेटा नहीं था जो हाथ में सोने की घड़ी पहनकर और रजिस्टर लेकर मजदूरों की हाजिरी लगाता था। अब वो हर थके हुए चेहरे में महेश की बेबसी देख रहा था और हर कांपते हाथ में सोनम जैसी किसी मजबूर बेटी की उम्मीद। उसने सबसे पहले मुंशी को अपने केबिन में बुलाया। मुंशी जी, मुझे उन सभी मजदूरों की सूची चाहिए जिनकी मजदूरी पिछले 1 महीने में किसी भी कारणवश रोकी गई है। आदित्य ने मेज पर हाथ रखते हुए कहा। मुंशी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसने इधर उधर देखते हुए फुसफुसाकर कहा, साहब, बड़े साहब को पता चला तो वे बहुत नाराज होंगे। उनका सख्त नियम है, काम में जरा भी ढिलाई या बीमारी का बहाना तो सीधे पैसे की कटौती। वे कहते हैं कि नरमी दिखाओगे तो मजदूर सिर पर चढ़ जाएंगे। आदित्य की आंखों में एक चमक उभरी। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, नियम इंसानों के लिए बनाए जाते हैं मुंशी जी, ताकि व्यवस्था चले। नियमों को इसलिए नहीं बनाया जाता कि उनके नीचे इंसानों की सांसें घोंट दी जाए। आप बस बिना किसी सवाल के वो लिस्ट तैयार कीजिए और आज शाम तक हर मजदूर का बकाया पैसा उनके हाथ में होना चाहिए।
दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब सीमेंट की धूल और मशीनों का शोर अपने चरम पर था, आदित्य की नजरें बार बार फैक्ट्री के मुख्य गेट की तरफ उठ रही थी। उसे एक उम्मीद थी कि शायद सोनम फिर आएगी, शायद वो शुक्रिया कहने आए या शायद उसे फिर किसी मदद की जरूरत हो। लेकिन पूरा दिन गुजर गया, गेट से सिर्फ रेत से लदे ट्रक गुजरे, सोनम नहीं आई। 3 दिन बीत गए और आदित्य के भीतर एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी। ये चिंता अब केवल एक मालिक की मजदूर के प्रति सहानुभूति नहीं थी, ये कुछ और था जिसे आदित्य खुद भी परिभाषित करने से डर रहा था। वो बस ये जानना चाहता था कि क्या महेश जी की हालत सुधरी, क्या वे दवाइयाँ काम कर रही हैं। चौथे दिन शाम को जब काम खत्म होने की घंटी बजी तो आदित्य ने अपनी गाड़ी घर की तरफ न मोड़कर उस तंग और बदबूदार बस्ती की ओर मोड़ दी। इस बार उसके हाथ में दवाइयों का एक बड़ा पैकेट था, पूरे 1 महीने का कोर्स और साथ में कुछ पौष्टिक आहार। जैसे ही उसकी महंगी गाड़ी उस कच्ची सड़क पर धूल उड़ाती हुई पहुंची, नंगे बदन गलियों में खेलते बच्चों ने उसे पहचान लिया और उसके पीछे भागने लगे। वो सीधा सोनम के घर के सामने जाकर रुका। घर का दरवाजा आधा खुला था, अंदर से लकड़ियों के जलने की चटक और धुएं की हल्की महक आ रही थी। आदित्य ने धीरे से अंदर कदम रखा। सोनम मिट्टी के चूल्हे के सामने बैठी रोटियां सेक रही थी। धुएं की वजह से उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर कालिख के कुछ निशान थे। लेकिन जब उसने आदित्य को अचानक सामने खड़ा देखा तो वो हड़बड़ाकर उठ खड़ी हुई। उसने जल्दी से अपना पल्लू ठीक किया और चेहरे की कालिख पूंछने की कोशिश की। आप इस समय सब खैरियत तो है ना साहब? सोनम की आवाज में हैरानी और डर का मिश्रण था। हाँ, सब ठीक है, बस इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा पूछ लूं कि महेश जी कैसे हैं, और ये बाकी के दवाइयां हैं, इन्हें समय पर देते रहना। आदित्य ने पैकेट मेज पर रखते हुए कहा। महेश जी अब चारपाई पर उठकर बैठे थे। उनकी आंखों की पिलाहट कम हुई थी और चेहरे पर थोड़ी रौनक थी। उन्होंने कांपते हाथों से आदित्य को प्रणाम किया। बेटा, तुम तो साक्षात भगवान बनकर आए। तुम्हारी दवाइयों ने तो जैसे मुर्दे में जान फूंक दी। मैं आज सुबह घर के बाहर तक टहला भी था। अब बस जल्दी काम पर लौटना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी पाई पाई चुका सकूं। आदित्य मुस्कुराया और पास रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। उसने देखा कि सोनम ने चुपचाप एक पीतल के लोटे में पानी लाकर उसे दिया। साहब, चाय पिएंगे? थोड़ी देर लगेगी पर ताज़ी बना दूंगी, उसने झिझकते हुए पूछा। आदित्य मना नहीं कर पाया। उसने देखा कि सोनम ने पड़ोस के घर से एक कटोरी दूध मांगा था, क्योंकि शायद उसके अपने घर में दूध खत्म हो चुका था। ये छोटी सी घटना आदित्य के दिल के किसी कोने में चुभ गई। 1 कप चाय की कीमत उस घर के लिए कितनी बड़ी थी, ये उसे आज समझ आया। चाय की चुस्की लेते हुए उसने महसूस किया कि यहाँ की बातों में वो खोखलापन और बनावटीपन नहीं था जो उसके अपने समाज के आलीशान पार्टियों में होता था। यहाँ गरीबी थी, लेकिन आत्मसम्मान की खुशबू भी थी। सोनम ने धीरे से अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, साहब, उस दिन आपने जो किया, अगर आप ना होते तो पता नहीं हम क्या करते। पिताजी तो उम्मीद छोड़ चुके थे। आपने हमें सिर्फ दवा नहीं दी, एक नई जिंदगी दी है। आदित्य ने उसकी ओर देखा। ढलते सूरज की रोशनी सोनम के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी सादगी और भी निखर आई थी। सोनम, धन्यवाद की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तुम्हारे पिता ने हमारी फैक्ट्री की नींव में अपना खून पसीना लगाया है, ये उनकी मेहनत का ही फल है। काफी देर तक बातें होती रहीं। आदित्य को समय का एहसास ही नहीं हुआ। जब वो जाने के लिए उठा तो सोनम उसे छोड़ने के लिए गली के मोड़ तक आई। उस पल की खामोशी में बहुत सी बातें बिना कहे ही हो रही थी। सोनम की आंखों में कृतज्ञता के साथ साथ एक अनजाना सा खिंचाव और सम्मान था। लेकिन इस कहानी का एक काला पक्ष आदित्य के घर में आकार ले रहा था। विक्रम सिंह, जो अपने कठोर अनुशासन और खानदानी रुतबे के लिए पूरे जिले में प्रसिद्ध थे, उन्हें ये सारी खबरें मिल रही थी। उनके वफादार खबरी मुंशी ने विस्तार से बता दिया था कि आदित्य न केवल मजदूरों को बकाया पैसा बांट रहा है, बल्कि वो बार बार उस गंदी बस्ती में महेश के घर जा रहा है। विक्रम सिंह के लिए ये उनकी प्रतिष्ठा पर एक गहरा आघात था। उस रात जब आदित्य रात के खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचा तो वहां का सन्नाटा चीख रहा था। उसकी मां सावित्री देवी, जो हमेशा आदित्य का पक्ष लेती थी, आज चुपचाप अपनी थाली देख रही थी। विक्रम सिंह ने पानी का गिलास मेज पर इतनी जोर से पटका कि सन्नाटा टूट गया। आदित्य, मैं सुन रहा हूं कि आजकल तुम्हारा मन फैक्ट्री की फाइलों से ज्यादा उस मजदूर की सड़न भरी बस्ती में लग रहा है, क्या ये सच है? विक्रम सिंह की दहाड़ कमरे में गूंज गई। आदित्य ने बिना विचलित हुए अपनी नजरें उठाईं। पिताजी, मैं बस उस बुजुर्ग की मदद कर रहा हूं जिसे आपने बिना किसी गलती के काम से निकाल दिया था। मानवता का नाता है हमारा उनसे।
मानवता हमारे जैसे लोगों के लिए है, उन कीड़ों के लिए नहीं जो सिर्फ मजदूरी करना जानते हैं। तुम विक्रम सिंह के इकलौते वारिस हो। मजदूरों के घर चाय पीना और उनकी बेटियों से हमदर्दी जताना हमारी खानदानी शान के खिलाफ है। लोग थूकेंगे मुझ पर कि मेरा बेटा एक कौड़ी की लड़की के पीछे घूम रहा है। वो लड़की कौड़ी की नहीं है पिताजी, वो एक स्वाभिमानी इंसान है। और अगर किसी बेबस की मदद करना आपके खानदानी शान के खिलाफ है तो मुझे ऐसी शान की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। विक्रम सिंह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, बस, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। कल से तुम उस बस्ती की तरफ कदम भी नहीं रखोगे और उस महेश को मेरा संदेश दे देना कि वो मेरी फैक्ट्री की तरफ नजर भी न डाले। मैंने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आदित्य के लिए ये एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी। उसे समझ में आ गया कि उसके पिता की सोच कितनी संकुचित और खतरनाक है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले कुछ दिनों तक वो फैक्ट्री में खामोश रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक योजना चल रही थी। उसने तय किया कि वो फैक्ट्री के पुराने स्टोर रूम को नया रूप देकर वहां महेश को केयर टेकर की नौकरी दिलवाएगा, जहां उन्हें शारीरिक मेहनत न करनी पड़े और वो उसके पिता की सीधी नजरों से भी दूर रहें। उधर सोनम के घर की शांति भी भंग हो चुकी थी। बस्ती के लोगों ने खुसर पुसर शुरू कर दी थी। देखा, बड़े साहब का लड़का बार बार यहाँ चक्कर लगा रहा है, कुछ तो चक्कर है। ऐसी बातें सोनम के कानों तक पहुँच रही थी। सोनम को डर था कि उसकी वजह से कहीं आदित्य का अपने पिता से रिश्ता हमेशा के लिए न टूट जाए। वो रातों को सो नहीं पाती थी। उसे एहसास था कि आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। एक दोपहर जब आदित्य फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल रहा था, उसने देखा कि सोनम गेट के पास वाले पुराने नीम के पेड़ की ओट में खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। आदित्य तुरंत उसके पास पहुंचा। सोनम, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? महेश जी की तबीयत फिर बिगड़ गई क्या? सोनम की आंखों में आंसू थे जो बहने को बेकरार थे। उसने वो पोटली आदित्य की तरफ बढ़ा दी। साहब, ये वो पैसे हैं जो आपने उस दिन पिताजी को दिए थे। हमने इसमें से सिर्फ दवा के पैसे खर्च किए हैं, बाकी सब वापस ले लीजिए। हम इसे नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? मैंने कहा था ना कि ये कोई उधार नहीं है। क्योंकि लोग गंदी बातें कर रहे हैं साहब। आपकी वजह से मेरे पिताजी का सम्मान, जो उनकी इकलौती दौलत है, वो मिट्टी में मिल रहा है। हमें पता चला है कि आपके घर में भी रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं। हम गरीब जरूर हैं साहब, लेकिन हम किसी के घर की शांति जलाकर अपना चूल्हा नहीं जलाना चाहते। प्लीज अब दोबारा हमारे घर मत आइएगा। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। सोनम ने रुंधे हुए गले से कहा और बिना पीछे मुड़े वहां से तेज कदमों से भाग गई। आदित्य वहीं पत्थर की तरह जम गया। उसके हाथ में वो छोटी सी पोटली थी जिसमें गरीबी की बेदाग ईमानदारी और एक लड़की का महान त्याग था। उसे आज समझ आया कि सोनम ने जो किया वो खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि आदित्य के रुतबे और उसके घर की शांति को बचाने के लिए था। उसी पल आदित्य के मन में एक नया संकल्प जन्मा। वो अब केवल मददगार बनकर नहीं रहना चाहता था। वो उस अदृश्य दीवार को हमेशा के लिए ढाहना चाहता था जिसे समाज ने अमीरी और गरीबी के बीच सीमेंट से नहीं बल्कि नफरत से खड़ा किया था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि उसके पिता विक्रम सिंह ने सोनम के परिवार को उस बस्ती से बेदखल करने और हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की एक भयावह साजिश रच डाली थी। वर्ग भेद की ये चिंगारी अब एक भयानक दावानल का रूप लेने वाली थी। आदित्य के हाथ में वो पोटली अभी भी बहुत भारी लग रही थी। ये केवल सिक्कों और नोटों का वजन नहीं था, बल्कि इसमें सोनम के उन आंसुओं का भार था जो उसने अपनी गरिमा को बचाने के लिए बहाए थे। वो अपनी आलिशान फैक्ट्री के वातानुकूलित केबिन में बैठा था, लेकिन उसे घुटन महसूस हो रही थी। बाहर खिड़की से दिखाई देने वाले धूल के बवंडर उसे समाज की उन कुरूपताओं की याद दिला रहे थे जिन्हें वो अब तक अनदेखा करता आया था। सोनम का वो रुंधा हुआ स्वर उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहा था। उसे पहली बार गहराई से एहसास हुआ कि इस दुनिया में एक गरीब का ईमानदार होना अमीरों के अहंकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। उसे लग रहा था जैसे वो खुद भी उस तंत्र का हिस्सा है जिसने सोनम जैसे मासूमों को हमेशा हाशिए पर धकेला है। उधर विक्रम सिंह का गुस्सा अब शांत लेकिन घातक हो चुका था। वो उन लोगों में से थे जो शोर मचाकर नहीं बल्कि जड़ें काट कर वार करते थे। उन्होंने अपने सिगार का एक लंबा कश लिया और केबिन के अंधेरे में बैठे खन्ना की ओर देखा। खन्ना इस शहर का वो काला सच था जिसे सफेदपोश लोग अपना गंदा काम करवाने के लिए पालते थे। जमीन खाली कराना हो या किसी को डराना, खन्ना की बेरहमी के किस्से पूरे बलिया में मशहूर थे। खन्ना, विक्रम सिंह ने धुआं छोड़ते हुए कहा। उनकी आवाज में बर्फीली ठंडक थी।
वो बस्ती का कोना जहां वो बूढ़ा महेश रहता है, वो जमीन कागजों पर हमारे अगले प्रोजेक्ट के विस्तार के रास्ते में आ रही है। मुझे वो जगह कल सूरज उगने से पहले खाली चाहिए। वहां कोई इंसान, कोई झोंपड़ी या कोई याद बाकी नहीं रहनी चाहिए। इसे तुम मेरा बिजनेस ऑर्डर समझो या निजी ख्वाहिश। खन्ना ने एक कुटिल मुस्कान के साथ अपना सिर झुकाया। वो समझ गया था कि प्रोजेक्ट तो केवल एक कानूनी ढाल है, असली मकसद उस परिवार को जड़ से उखाड़ फेंकना है जिसने बड़े साहब के वारिस का ध्यान भटकाने की जरूरत की थी। रात के सन्नाटे में जब पूरी बस्ती गहरी नींद में थी और केवल कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, अचानक भारी इंजनों की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा चीर दिया। गाड़ियों की तेज हेडलाइट्स ने अंधेरे को अंधा कर दिया। सोनम की नींद किसी अनहोनी की आहट से टूटी। उसने जैसे ही किवाड़ खोला, उसकी रूह कांप गई। बाहर खन्ना के गुंडे हाथों में लोहे की छड़ें, डंडे और दधकती मशाले लिए खड़े थे। उनके पीछे एक विशाल बुलडोजर किसी राक्षस की तरह खड़ा था। चलो सब बाहर निकलो, ये जमीन अब फैक्ट्री की है, अवैध कब्जा खाली करो। खन्ना की दहाड़ ने बस्ती में कोहराम मचा दिया। छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, औरतें अपने बर्तन और चंद कपड़े समेटने के लिए इधर उधर भागने लगी। महेश जी, जिनका शरीर बुखार से अभी पूरी तरह उभरा भी नहीं था, लड़खड़ाते हुए बाहर आए। उन्होंने अपने हाथ जोड़ दिए। साहब, आधी रात को हम इन छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? हमें बस एक दिन की मोहलत दे दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। खन्ना ने क्रूरता से महेश के सीने पर धक्का दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। बुढ़े, ये साहब का इलाका है, तेरी भीख मांगने की जगह नहीं। कानून और वक्त दोनों हमारी जेब में हैं। सोनम अपने पिता को बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर से ज्यादा नफरत थी। आप लोग इंसान नहीं हैं, क्या किसी के सिर छिपाने की जगह छीनना ही आपका धर्म है? तभी एक गुंडे ने एक जलती हुई मशाल सोनम की झोपड़ी की सूखी घास वाली छत पर फेंक दी। पलक झपकते ही आग की लपटों ने उस छोटे से आशियाने को अपनी आगोश में ले लिया। सोनम की आंखों के सामने उसकी वो दुनिया जल रही थी जिसे उसके पिता ने अपनी हड्डियों को गलाकर बनाया था। वो पागलों की तरह आग बुझाने के लिए दौड़ी, लेकिन गुंडों ने उसे पकड़ लिया। वो चीखती रही, मेरा घर, मेरी यादें, पर वहां सिर्फ हंसी और आग की गूंज थी। ठीक उसी वक्त धूल उड़ाती हुई आदित्य की एसयूवी वहां आकर रुकी। उसे फैक्ट्री के मुंशी से इस साजिश की भनक लग गई थी। आदित्य गाड़ी से बाहर निकला और उसकी नजर उस जलते हुए घर पर पड़ी। उसका खून खौल उठा। वो सीधा खन्ना के सामने जाकर खड़ा हो गया। ये क्या वहशियत है खन्ना? किसने दिया तुम्हें ये हक? आदित्य की आवाज में जो बिजली थी, उसने खन्ना के गुंडों को एक कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। साहब, बड़े साहब का हुक्म है, हम तो बस सफाई कर रहे हैं, खन्ना ने लड़खड़ाती जुबान से कहा। सफाई नहीं, तुम कत्ल कर रहे हो एक परिवार की उम्मीदों का। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ, वरना अगली कॉल आईजी को होगी। आदित्य ने अपना फोन हवा में लहराया। खन्ना जानता था कि आदित्य के शब्द खाली नहीं होते। वो बुड़बुड़ाते हुए अपने आदमियों के साथ वहां से हट गया, लेकिन तब तक सोनम का घर राख के ढेर में बदल चुका था। सोनम जमीन पर बैठी उस राख को देख रही थी। उसके चेहरे पर कालिख लगी थी और आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। जब आदित्य ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर सांत्वना का हाथ रखना चाहा, तो सोनम ने उसे पूरी ताकत से झटक दिया। उसकी चीख में जो दर्द था, वो आदित्य के सीने को चीर गया। देख लिया साहब, अपनी अमीरी का तमाशा। आपकी वजह से आज मेरे बीमार पिता खुले आसमान के नीचे हैं। आपकी सहानुभूति ने हमारा घर जला दिया। अब क्या चाहते हैं? क्या हमारी सांसें भी आपकी फैक्ट्री के रास्ते में आ रही हैं? आदित्य निरुत्तर खड़ा था। उसे पहली बार अपने नाम, अपने रुतबे और अपने पिता के रसूख से घृणा हुई। उसने महसूस किया कि उसका सारा वैभव उस गरीब लड़की के एक आंसू की कीमत भी नहीं चुका सकता। उसने फैसला कर लिया था। उसने उसी वक्त अपने कुछ करीबी दोस्तों को फोन किया और रात के 3 बजे ही मजदूरों के लिए अस्थायी शेड और भोजन का इंतजाम करवाया। वो पूरी रात उस राख के ढेर के पास बैठा रहा, उस अपराधी की तरह जो सजा का इंतजार कर रहा था। अगली सुबह जब वो अपने महलनुमा घर पहुंचा, तो विक्रम सिंह हाथ में अखबार लिए और चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए इंतजार कर रहे थे। तो तुम पूरी रात उस गंदगी के बीच रहे, क्या मिला? क्या उन कीड़े मकोड़ों ने तुम्हें दुआएं दी? विक्रम सिंह ने उपहासपूर्ण लहजे में पूछा। आदित्य की आंखों में आज वो सम्मान नहीं था जो एक बेटी की आंखों में पिता के लिए होता है। मुझे वो मिल गया पिताजी जो आपके पास कभी नहीं था, एक साफ आईना। आपने उनका घर नहीं जलाया, आपने मेरा वो भ्रम जला दिया कि आप एक महान इंसान हैं। आज से मुझे आपकी इस दौलत, इस नाम और इस छत की जरूरत नहीं है। विक्रम सिंह का चेहरा तमतमा उठा।
बिना मेरे पैसे के तुम बलिया की सड़कों पर कटोरा लेकर घूमोगे। जाओ, देखो कि जब जेब खाली होती है तो आदर्शों का क्या हाल होता है। आदित्य ने अपनी महंगी घड़ी, गाड़ी की चाबियां और अपने गले की सोने की चेन निकालकर वहीं मेज पर रख दी। उसने केवल अपनी माँ के दिए हुए कुछ कपड़े एक थैले में डाले और उस घर की दहलीज पार कर ली। पीछे मुड़कर देखने का मतलब था फिर से उन्हीं बेड़ियों को स्वीकार करना। वो सीधा उस अस्थायी शेड में पहुंचा जहां सोनम और महेश जी रुके थे। सोनम उसे इस साधारण अवतार में देखकर स्तब्ध रह गई। वो आदित्य जो कल तक शहर का सबसे बड़ा शहजादा था, आज पसीने से तरबतर और धूल भरे जूतों में उसके सामने खड़ा था। अब यहाँ क्या लेने आए हैं? सोनम ने अपनी आवाज को सख्त करते हुए पूछा, पर उसकी आंखों में छिपा कौतूहल उसे धोखा दे रहा था। मैं अपनी सजा काटने आया हूँ सोनम। अब मैं मालिक का बेटा नहीं, तुम्हारी तरह एक बेघर इंसान हूँ। मैंने सब त्याग दिया है क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अब अपराधी बनकर नहीं रहना चाहता। क्या तुम मुझे अपने संघर्ष में एक छोटी सी जगह दोगी? आदित्य की आवाज में जो विनम्रता थी, उसने सोनम के भीतर की नफरत की बर्फ को पिघला दिया। महेश जी ने आदित्य का हाथ थाम लिया। बेटा, तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, पर गरीबी का रास्ता बहुत लंबा और अकेला होता है। अंकल, मैं अकेला नहीं हूँ, अब आप दोनों मेरे साथ हैं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत के दिन किसी डरावने सपने जैसे थे। आदित्य ने शहर की एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी में क्लर्क की नौकरी पकड़ ली। दिन भर फाइलों के बीच माथापच्ची करने के बाद शाम को वो सोनम के साथ मिलकर सिलाई कढ़ाई के छोटे से केंद्र की योजना बनाता। सोनम ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और बस्ती की उन महिलाओं को इकट्ठा किया जिनके घर खन्ना ने उजाड़े थे। उन्होंने मिलकर एक समूह बनाया। एक शांत शाम को जब वे दोनों गंगा के किनारे की सीढ़ियों पर बैठे थे, सोनम ने आदित्य की ओर देखा। आदित्य, सच बताना, क्या कभी उस मखमली बिस्तर की याद नहीं आती? यहाँ तो मच्छरों और गर्मी के अलावा कुछ नहीं है। आदित्य ने गंगा की बहती लहरों को निहारते हुए कहा। सोनम, उस मखमली बिस्तर पर मुझे कभी नींद नहीं आई क्योंकि मेरा मन अशांत था। यहाँ सूखी रोटी खाकर और जमीन पर सोकर भी जो सुकून मिल रहा है वो अनमोल है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, मैंने खुद को बचाने के लिए वो दलदल छोड़ा है। सोनम की आंखों में पहली बार आदित्य के लिए वो प्यार झलका जो शब्दों का मोहताज नहीं था। लेकिन ये शांति तूफान से पहले की थी। विक्रम सिंह को ये खबर मिल चुकी थी कि उनका बेटा न केवल स्वावलंबी हो रहा है, बल्कि उस मजदूर की बेटी के साथ मिलकर एक सफल सहकारी केंद्र चला रहा है। उनके लिए ये उनकी हार थी। विक्रम सिंह ने अपना आखिरी और सबसे जहरीला कार्ड खेला। उन्होंने प्रशासन के बड़े अधिकारियों और रसूखदारों के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली कि सोनम के सिलाई केंद्र को अवैध कब्जा और असुरक्षित निर्माण का नोटिस थमा दिया गया। साथ ही जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में आदित्य काम करता था, उसके मालिक को डराकर आदित्य को नौकरी से निकलवा दिया गया। एक दोपहर जब आदित्य ऑफिस पहुंचा तो उसे उसका बर्खास्तगी पत्र मिल गया। वो तुरंत घर की ओर भागा, जहां उसने देखा कि सरकारी गाड़ियां खड़ी हैं और अधिकारी सोनम के सिलाई केंद्र पर ताला लगा रहे हैं। सोनम रो रो कर विनती कर रही थी, साहब, ये हमारी रोजी रोटी है, हमने सारे लाइसेंस के लिए अर्जी दी है। अधिकारी ने रूखेपन से कहा, ऊपर से आदेश है, हम मजबूर हैं। भीड़ के पीछे एक काली लग्जरी कार खड़ी थी। शीशा धीरे से नीचे हुआ और विक्रम सिंह का कठोर चेहरा दिखाई दिया। उनकी आंखों में ये संदेश साफ था, वापस आ जाओ या बर्बाद हो जाओ। सोनम ने भी विक्रम सिंह को देख लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और आदित्य का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आदित्य, ये हमें तोड़ना चाहते हैं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ खड़े रहोगे, चाहे कल हमें भूखा ही क्यों ना रहना पड़े? आदित्य ने सोनम की आंखों में झांका और पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, मरते दम तक सोनम, ये लड़ाई अब सिर्फ हमारी नहीं, इस बस्ती के हर उस इंसान की है जिसे इन्होंने पैरों तले रौंदा है। उस दिन सोनम और आदित्य ने भागने के बजाय लड़ने का फैसला किया। वे उसी सील किए हुए केंद्र के बाहर जमीन पर बैठ गए। देखते ही देखते बलिया के सैकड़ों मजदूर, महिलाएं और नौजवान उनके समर्थन में जुड़ गए। बागी बलिया का वो पुराना तेवर फिर से सड़कों पर था। ये अब एक सिराई केंद्र बचाने का मामला नहीं था, ये सत्ता के अहंकार के खिलाफ गरीबी की सामूहिक हुंकार थी। विक्रम सिंह के साम्राज्य की जड़ें पहली बार कांपने लगी थीं। सोनम के सिलाई केंद्र के बाहर लगा वो पीला सरकारी ताला अब सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि वो विक्रम सिंह के दंभ और अन्याय का प्रतीक बन चुका था। बलिया की चिलचिलाती धूप में उसी धूल भरी जमीन पर आदित्य और सोनम एक साथ बैठे थे। उनके पीछे बस्ती की वे तमाम महिलाएं खड़ी थीं जिनकी आंखों में कल तक सिर्फ डर था, लेकिन आज वहां विद्रोह की एक चिंगारी सुलग रही थी। ये आंदोलन अब बंद कमरों की साजिशों से निकलकर सड़क के खुले मैदान में आ चुका था।
आदित्य की सफ़ेद कमीज पर पसीने और धूल के धब्बे लग चुके थे। वो लड़का जिसने कभी मखमली सोफे के बिना बैठने की कल्पना नहीं की थी, आज पथरीली जमीन पर बैठा नारों की अगुवाई कर रहा था। उसके बगल में सोनम बैठी थी, जिसका चेहरा संकल्प की अग्नि से दमक रहा था। जब प्रशासन के अधिकारियों ने उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की तो सोनम ने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, साहब, ये ताला आपने हमारे रोजगार पर लगाया है, हमारे हौसलों पर नहीं। जब तक ये सील नहीं खुलेगी, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। विक्रम सिंह अपनी आलीशान हवेली की बालकनी से दूरबीन के जरिए ये सब देख रहे थे। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही थी। उनका अपना खून, उनका इकलौता वारिस एक मजदूर की बेटी के लिए उनके साम्राज्य की जड़ें खोद रहा था। उन्होंने तय किया कि अब वे आखिरी प्रहार करेंगे। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों पर दबाव बनाया कि इस भीड़ को दंगे की आशंका बताकर बलपूर्वक हटा दिया जाए। शाम ढलते ही पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। लाठीचार्ज की तैयारी थी। माहौल में एक भयानक तनाव व्याप्त था। तभी महेश जी, जो अपनी पुरानी लाठी के सहारे खड़े थे, भीड़ के सबसे आगे आकर खड़े हो गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर में एक ऐसी गरिमा थी जिसे देखकर पुलिस वाले भी एक पल के लिए ठिठक गए। बेटों, महेश जी ने पुलिस वालों से मुखातिब होकर कहा, तुम भी किसी गरीब के ही बच्चे होगे। आज हम पर लाठी चलाओगे तो याद रखना, तुम्हारे घर का चूल्हा भी इसी मेहनत की कमाई से जलता है। हम अपराधी नहीं हैं, हम बस अपना हक मांग रहे हैं। महेश जी की इस भावनात्मक अपील ने भीड़ में एक नई ऊर्जा भर दी। पुलिस के जवान अपनी नजरें झुकाए खड़े रहे। आदित्य ने इस मौके का फायदा उठाया और सोशल मीडिया के जरिए स्थानीय मीडिया और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को वहां बुला लिया। देखते ही देखते ये खबर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई। बागी बलिया का ये संघर्ष अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बनने लगा था। उधर हवेली के भीतर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। आदित्य की मां सावित्री देवी, जो अब तक खामोश रहकर सब सह रही थी, आज चंडी का रूप धारण कर चुकी थी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके पति एक निर्दोष परिवार और अपने ही बेटे को बर्बाद करने पर तुले हैं। विक्रम जी, बहुत हो गया। सावित्री देवी ने पहली बार विक्रम सिंह की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिसे आपने गंदगी कहा, उस लड़की ने मेरे बेटे को एक इंसान बना दिया है। अगर आज आपने पुलिस को लाठी चलाने का आदेश वापस नहीं लिया तो आप सिर्फ अपना बेटा ही नहीं, अपनी पत्नी को भी खो देंगे। विक्रम सिंह अवाक रह गए। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी दब्बू पत्नी उनके खिलाफ खड़ी होगी। लेकिन बाहर का मंजर और भी भयावह होता जा रहा था। मीडिया के कैमरों की रोशनी ने अंधेरी रात को दिन में बदल दिया था। जिलाधिकारी को खुद मौके पर आना पड़ा। जिलाधिकारी ने आदित्य और सोनम को बातचीत के लिए बुलाया। आदित्य ने बड़ी ही समझदारी से सारे कानूनी दस्तावेज पेश किए। उसने दिखाया कि कैसे उनके सिलाई केंद्र के लिए आवेदन महीनों से लंबित रखा गया था और कैसे उसे व्यक्तिगत रंजिश के कारण नौकरी से निकलवाया गया। उसने उन भ्रष्टाचारों की फाइलें भी खोल दी जो विक्रम सिंह की फैक्ट्री के निर्माण में की गई थी। आदित्य ने अपने पिता के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके गलत तौर तरीकों के खिलाफ सबूत पेश किए। सर, आदित्य ने जिलाधिकारी से कहा, ये लड़ाई दो परिवारों की नहीं है, ये इस बात की लड़ाई है कि क्या इस देश में गरीब को सम्मान के साथ जीने का हक है या नहीं। जिलाधिकारी आदित्य के तर्कों और सोनम की निस्वार्थ मेहनत से प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत सिलाई केंद्र की सील खोलने का आदेश दिया और उसे एक सरकारी मान्यता प्राप्त कौशल विकास केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा। यह सोनम और आदित्य की बहुत बड़ी जीत थी। जब ताला खुला तो पूरी बस्ती में जैसे दिवाली मन गई। ढोल नगाड़े बजने लगे। महिलाओं ने सोनम को अपने कंधों पर उठा लिया। लेकिन इस जीत के बीच आदित्य की नजरें उस काली गाड़ी को ढूंढ रही थीं जो दूर खड़ी थी। विक्रम सिंह वहां से जा चुके थे, लेकिन उनकी हार का सन्नाटा वहां पसरा था। रात के सन्नाटे में जब जश्न शांत हुआ तो आदित्य और सोनम उस केंद्र की दहलीज पर बैठे थे। सोनम ने धीरे से आदित्य का हाथ थामा। आदित्य, तुमने आज हमारे लिए जो किया, उसके बाद शायद तुम्हारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। तुम्हें दुख नहीं होता? आदित्य ने सोनम के हाथ की मजबूती को महसूस किया। सोनम, उन दरवाजों के पीछे सिर्फ दीवारें और अहंकार था। यहाँ इस खुली छत के नीचे मुझे मेरा परिवार मिल गया है। और सच कहूँ तो आज मुझे अपने पिता के लिए दुख हो रहा है, नफरत नहीं। वे जीत की तलाश में खुद को हार बैठे हैं। अगले कुछ हफ्तों में सोनम का सिलाई केंद्र एक मिसाल बन गया। अब वहाँ सिर्फ सिलाई नहीं होती थी, बल्कि गरीब लड़कियों को शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी किया जाता था। आदित्य ने वहाँ के प्रबंधन और मार्केटिंग का जिम्मा संभाला। उनकी मेहनत रंग लाई और उनके बनाए हुए उत्पाद अब बड़े शहरों के शोरूम तक पहुँचने लगे।
लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक सुबह फैक्ट्री से खबर आई कि विक्रम सिंह को दिल का दौरा पड़ा है। उनके व्यवसाय में हुए बड़े घाटे और समाज में हुई बदनामी ने उन्हें तोड़ दिया था। जब आदित्य को ये पता चला तो वो एक पल के लिए सुन्न रह गया। उसके मन में कड़वाहट थी, लेकिन संस्कारों ने उसे रोक लिया। सोनम, मुझे जाना होगा, आदित्य ने भर्राई आवाज में कहा। सोनम ने बिना एक पल की देरी के कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वे तुम्हारे पिता हैं और अब हमारे परिवार के बुजुर्ग भी। जब वे दोनों हवेली पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। विक्रम सिंह बिस्तर पर लेटे थे, ऑक्सीजन मास्क लगा था। उनके चेहरे का वो अहंकार गायब हो चुका था। वहां सिर्फ एक बीमार और लाचार बूढ़ा आदमी था। सावित्री देवी उन्हें देख रही थीं। आदित्य ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, विक्रम सिंह की आंखें खुली। उन्होंने अपने बेटे को देखा और फिर उनके पीछे खड़ी सोनम को। आदित्य ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए। विक्रम सिंह की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया और आदित्य के सिर पर रखा और फिर अपना दूसरा हाथ सोनम की तरफ बढ़ाया। उस स्पर्श में माफी थी, स्वीकारोक्ति थी और प्रायश्चित था। सोनम ने उनका हाथ पकड़ लिया। उसे उस दिन का अपमान याद नहीं आया। उसे सिर्फ ये याद रहा कि ये वही व्यक्ति है जिसने उसके पिता को भले ही डांटा हो, लेकिन अनजाने में ही सही उसे आदित्य से मिलवाया था। विक्रम सिंह ने धीरे से मास्क हटाया और लड़खड़ाती आवाज में कहा, बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं धन की ताकत में अंधा हो गया था। आज मुझे समझ आया कि असली दौलत वो नहीं जो मैंने कमाई, बल्कि वो है जो तुमने कमाई है। ये लोग, ये संस्कार और ये प्यार। उस दिन हवेली की दीवारें जैसे फिर से जीवित हो उठी। आदित्य और सोनम ने मिलकर न केवल विक्रम सिंह की सेवा की, बल्कि उनकी फैक्ट्री के तौर तरीकों को भी बदल दिया। अब वो फैक्ट्री केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि मजदूरों के कल्याण के लिए जानी जाने लगी। महेश जी को जब ये पता चला तो वे भी हवेली आए। दो पुराने प्रतिद्वंदी, एक मालिक और एक मजदूर, आज एक दूसरे के सामने समधी बनकर खड़े थे। विक्रम सिंह ने महेश जी से गले लगकर माफी मांगी। बलिया के इतिहास में ये एक ऐसी घटना थी जिसने जाति और वर्ग की दीवारों को हमेशा के लिए ढहा दिया था। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ये कोई शाही शादी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शादी थी जिसमें पूरी बस्ती शामिल थी। अमीर और गरीब एक ही पंगत में बैठकर खाना खाने वाले थे। लेकिन अभी भी एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। समाज के वे तथाकथित ठेकेदार जो अभी भी इस मिलन को पचा नहीं पा रहे थे, क्या वे इस विवाह को निर्विघ्न होने देंगे? बलिया की हवाओं में आज एक अलग ही सुगंध खुली थी। ये केवल फूलों की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जीत की महक थी जिसे सालों तक याद रखा जाने वाला था। विक्रम सिंह की आलीशान हवेली, जो कभी अपने कठोर अनुशासन और ऊंची दीवारों के लिए जानी जाती थी, आज अपनी तमाम मर्यादाओं को तोड़कर आम लोगों के लिए खुल गई थी। हवेली के मुख्य द्वार पर महंगे पर्दों के बजाय आम के पत्तों के बंधनवार और गेंदे के ताज़े फूलों की मालाएं झूल रही थीं। शादी का दिन तय हो चुका था। ये आदित्य और सोनम का विवाह मात्र नहीं था, बल्कि दो अलग अलग दुनियाओं के एक होने का उत्सव था। लेकिन जैसा कि अंदेशा था, समाज के कुछ पुराने कट्टरपंथी और विक्रम सिंह के पुराने व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वी इस मिलन को सहजता से स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। शहर के पंचायत भवन में एक गुप्त बैठक बुलाई गई थी, जहां कुछ रसूखदारों का मानना था कि अगर एक बड़े घर का लड़का एक मामूली मजदूर की बेटी से ब्याह रचाएगा तो सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। विक्रम सिंह का दिमाग कमजोर हो गया है, पर हम अपनी परंपराओं को मिट्टी में नहीं मिलने देंगे, एक वृद्ध रसूखदार ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा था। उन्होंने योजना बनाई थी कि शादी के दिन बारात का रास्ता रोका जाएगा और सोनम के परिवार को डरा धमकाकर शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाएगा। शादी की सुबह जब सूरज गंगा की लहरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था, आदित्य अपने पिता के पास गया। विक्रम सिंह अब काफी बेहतर थे, हालांकि वे अभी भी बिस्तर पर ही आराम कर रहे थे। आदित्य ने रेशमी कुर्ता पहना था, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही सादगी थी। पिताजी, क्या आप सच में इस फैसले से खुश हैं? आदित्य ने धीरे से पूछा। विक्रम सिंह ने आदित्य का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में अब वो पुरानी कड़वाहट नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी महलों में गुजारी, पर सुकून मुझे तब मिला जब तुमने मेरी आंखें खोली। सोनम इस घर की बहू नहीं, इस घर की लक्ष्मी बनकर आ रही है। वो उस स्वाभिमान को लेकर आ रही है जो मैं भूल चुका था। उधर सोनम के छोटे से घर में, जिसे आदित्य ने फिर से खड़ा करवाया था, उत्सव का माहौल था।
बस्ती की महिलाओं ने मिलकर सोनम को हल्दी लगाई थी। सोनम ने अपनी शादी के लिए वही साड़ी चुनी थी जिसे उसने खुद अपनी सिलाई केंद्र में बुना था। उसके गहने सोने के नहीं थे, बल्कि मेहनत की चमक और आंखों में भविष्य के सपने थे। महेश जी आज बहुत भावुक थे। उनकी लाठी आज उनके शरीर का नहीं, बल्कि उनके गौरव का सहारा थी। जैसे ही शाम हुई, बारात निकलने का समय आया। आदित्य ने घोड़ी पर बैठने के बजाय पैदल चलने का फैसला किया। मैं अपनी जीवन संगिनी के पास उसी तरह जाना चाहता हूँ जैसे हम पहली बार मिले थे, जमीन पर चलकर, उसने कहा। जब बारात बस्ती की ओर बढ़ रही थी, तभी रास्ते के बीचों बीच उन विरोधियों की भीड़ खड़ी हो गई। उनके हाथों में काले झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे। माहौल बिगड़ ही वाला था, तभी एक चमत्कार हुआ। बारात के पीछे खड़ी मजदूरों की विशाल फौज, जो आदित्य और सोनम के संघर्ष में उनके साथ रही थी, आगे बढ़ाई। हजारों हाथों ने एक साथ मिलकर एक मानव श्रृंखला बना दी। उस एकता और जनशक्ति को देखकर विरोधियों के पैर उखड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि जिस प्रेम और सेवा ने लोगों के दिलों में जगह बना ली हो, उसे बंदूकों या नारों से नहीं डराया जा सकता। बारात जब सोनम के दरवाजे पर पहुंची तो नज़ारा अद्भुत था। एक तरफ शहर के बड़े व्यापारी थे और दूसरी तरफ वो मजदूर जिनके हाथों में काम के निशान थे। दोनों एक ही जाजम पर बैठे थे। सावित्री देवी ने खुद आगे बढ़कर सोनम की आरती उतारी और उसे बेटी कहकर गले लगा लिया। विवाह की रस्में शुरू हुई। जब पंडित जी ने कन्यादान के लिए महेश जी को बुलाया तो उनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपके हाथों से सोनम का हाथ आदित्य के हाथ में दिया। उस पल वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थीं। ये केवल एक विवाह नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक संधि थी। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो सोनम ने अपने पिता के पैर छुए। महेश जी ने भारी आवाज में कहा, बेटी, तूने इस बूढ़े बाप का सिर पूरे जिले में ऊंचा कर दिया है। अब जा और उस घर को भी वैसे ही महका दे जैसे तूने इस बस्ती को महकाया है। हवेली पहुंचने पर सोनम ने जो पहला काम किया वो सबको चौंकाने वाला था। उसने अपने गृह प्रवेश के बाद अपनी सास से कहा, माँ, मुझे तिजोरी की चाबियां नहीं, बल्कि इस हवेली के पिछवाड़े की वो खाली जमीन चाहिए जहां हम गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बना सकें। विक्रम सिंह, जो व्हीलचेयर पर बैठे ये सब सुन रहे थे, खिलखिलाकर हंस पड़े। देखा सावित्री, मैंने कहा था ना, ये लड़की इस घर की नींव बदल देगी। समय बीतता गया। 1 साल के भीतर ही उस हवेली के अहाते में एक स्कूल और एक बड़ा आधुनिक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुल गया। अब वहां केवल मजदूर काम नहीं करते थे, बल्कि वे भागीदार थे, पार्टनर थे। आदित्य ने फैक्ट्री के मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा मजदूरों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सुरक्षित कर दिया। सोनम ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और साथ ही साथ वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरे जिले में एक मिसाल बन गई। वो अब केवल सोनम नहीं थी, वो बलिया की बेटी बन चुकी थी। कहानी का समापन एक ऐसी शाम को होता है जब आदित्य और सोनम अपने नवजात बेटे को लेकर गंगा के किनारे बैठे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। आदित्य, सोनम ने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि उस दिन फैक्ट्री के गेट पर मजदूरी मांगने वाली वो डरी हुई लड़की आज यहाँ तक पहुँच जाएगी। आदित्य ने अपने बेटे के नन्हे हाथों को चूमते हुए कहा, सोनम, संघर्ष जब स्वाभिमान के साथ मिलता है तो वो भाग्य की लकीरें खुद बदल देता है। तुमने मुझे दौलत का सही अर्थ सिखाया कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरियों में बंद हो, बल्कि वो है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बनकर खिलती है। गंगा की लहरों की गूंज में जैसे ये संदेश पूरे बलिया में फैल रहा था। ऊंच नीच की दीवारें ढह चुकी थीं और उनकी जगह विश्वास और समानता का एक नया पुल बन चुका था। बलिया, जो अपनी बागी तासीर के लिए जाना जाता था, आज अपने इस बागी प्रेम की मिसाल दे रहा था, जिसने नफरत को हराकर इंसानियत की जीत पक्की की थी। महेश जी अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन वे रोज शाम को हवेली के स्कूल में बच्चों को कहानियां सुनाते थे। उनकी कहानियां राजा रानी की नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की की होती थी जिसने अपनी फटी चप्पलों से संघर्ष का रास्ता नापा, और एक ऐसे लड़के की जिसने महलों का त्याग कर सत्य का साथ दिया। रात का चांद जब गंगा की शीतल लहरों पर उतर आया तो पूरी बस्ती और हवेली एक साथ रोशनी से जगमगा रही थी, एक ऐसी रोशनी जो कभी बुझने वाली नहीं थी।